वेलकम स्टूडेंट्स। एकलव्य आईएएस कोचिंग एकेडमी में आप इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु रॉय है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने की है और फिर मैंने अपनी पीएचडी भी वहीं से की है। मैं कृषि विभाग का छात्र हूँ, तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी मैंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट में किया है। और अभी वर्तमान में मैं यहाँ दुर्ग में छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ, पर मैं साथ में कोर्स भी पढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल का काम भी मैं देखता हूँ। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेल, कोशिका, उसका विभाजन। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पर इससे पहले कि हम कोर्स को चालू करें, मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को आप पूरे मन से करिए, अधूरे मन से कभी भी तैयारी मत करिए। क्योंकि तैयारी जब हम करते हैं और हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि अरे मैं करूँगा, मेरा होगा नहीं होगा, या करता हूँ देखता हूँ, इस चीज़ का अभी के आज के समय में इसका कोई स्थान नहीं है। आपको जो करना है आप पूरे मन से करना है। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के समय कुछ समय के लिए आपको ये भूल जाना होगा कि आपके साथ और भी यार दोस्त और ये लोग हैं। आपको सब चीज़ को किनारे रख के तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए, सबके पास दिमाग वही होता है, दिमाग सबके पास वही है। अब ये है कि आप उसका इस्तेमाल कहाँ करते हो और किस तरीके से करते हो। अगर मैं अपना दिमाग दिन में जो 10-12 घंटे 15 घंटे मेरे पास हैं, 10-12 घंटे जो हैं, उसका दिमाग मैं दूसरे कामों में लगाता हूँ पढ़ाई के अलावा, तो मेरा ध्यान उधर ज़्यादा जाता है। और आज के समय में जो सबसे अधिक एक परेशानी का सबब है बच्चों के लिए वो ये है कि मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अपने लक्ष्य से, अपने काम से बहुत दूर करती है। तो प्लीज़ कुछ जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इनसे आप थोड़ा दूर रहें। क्योंकि ये नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी और कल ये नहीं होंगे तब भी दुनिया चलेगी। लेकिन आपका समय अब है, आपका समय ख़राब होगा। अब आपके ऊपर है कि आप अब इस समय जो है, जो आपके पास अभी समय है, उसको मेहनत करें और मेहनत करके उसका फल बाकी ज़िंदगी लें, या अभी मज़े करो और बाकी ज़िंदगी मेहनत करते रहें। और तीसरी चीज़ जो है, जब आप तैयारी करते हैं तो उसको एक टाइम बाउंड फ्रेम बना करके तैयारी करिए। आप एक समय निश्चित करके तैयारी करिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके पास समय कितना है, आपको पढ़ना कितना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर मेरे पास एक 200 पन्ने की बुक है जिसको मुझे पढ़ना है और मेरे पास 30 दिन का समय है, तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि 200 पन्ना का बुक 30 दिन में पढ़ना है, तो लगभग मुझे 6 से 7 पन्ना रोज़ पढ़ना पड़ेगा। इतना मैं कर सकता हूँ। मैं अगर सोचूं कि एक ही दिन में 200 पन्ना का बुक पढ़ लूँ तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बांट लूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, रोज़ 7 पन्ना तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो ऐसा कर ले और रूटीन वे में पढ़ाई करें। क्योंकि बोलते हैं कि बार बार जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं तो वो दिमाग में, एक ही बार में पढ़ने से दिमाग में सारा कुछ नहीं आ जाएगा। आप थोड़ा पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, तो फिर दिमाग में एक बार में जो नहीं आता बार बार करने से आता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब हम अपना जो है आज का टॉपिक शुरू करेंगे, जो है सेल का स्ट्रक्चर, सेल का डिवीज़न, उसके बारे में। वो है सेल का स्ट्रक्चर और उसका डिवीज़न। तो सेल, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सेल का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब एक छोटा सा जगह या छोटी कोठरी होती है। क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने इसको देखा था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक कॉर्क में इसको देखा था और उनको ये छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी कोठरी जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे। तो उसके आधार पर उन्होंने इसको सेल बोला था। अब बाद में वही नाम चालू हो गया, तो सेल जो है, कोशिका को सेल ही कहा जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, जो भी जीवित चीज़ें हैं, वो कोशिकाओं से बनी होती है। और कुछ जीव जो है वो एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ जीव में एक ही कोशिका होती है, उनका जीवन काल में एक ही कोशिका में पूरा होता है, जिनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और कुछ जो हैं, जो दूसरे हमारे जैसे हैं, जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो उनमें कोशिकाओं का काम अलग अलग होता है। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो कोई भी जीव अगर है तो उसमें कोशिका होगी ही। इस कारण से जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक इकाई क्यों? क्योंकि
कोशिका मिलकर ही पूरा शरीर बना होता है। जैसा कि हम उदाहरण में पढ़ते हैं कि एक घर जो है वो ईंट जोड़ के घर बनता है, वैसे ही जो है शरीर जो है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इसलिए संरचनात्मक मतलब उसकी जो संरचना है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएँ होती हैं, वो चाहे भोजन को पचाना हो, वो चाहे श्वसन हो, वो चाहे उत्सर्जन हो, ये सारी क्रियाएं जो है कोशिका के अंदर भी होती हैं। तो इसलिए क्रियात्मक तौर पर भी मतलब फंक्शनली भी अगर हम देखें तो कोशिका जो है वो यूनिट है, मतलब फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट। इसलिए कोशिका को बोलते हैं दिस इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया। इन्होंने जीवित कोशिका को पहली बार देखा था। रॉबर्ट हुक का जो मैंने जिक्र किया, रॉबर्ट हुक जो देखे थे वो एक कॉर्क था जो कि बोतल में ढक्कन लगाते हैं, लकड़ी का कॉर्क है, उसमें उन्होंने देखा था। तो वो निर्जीव थी, वो डेड सेल्स थे, डेड कोशिकाएँ थी। पर जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। और कोशिका में जैसा कि हम जानते हैं कि एक केंद्रक पाया जाता है जो कि कोशिका के बीच में रहता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में उसमें केंद्रक की खोज की। और जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गया और एक माइक्रोस्कोप और आता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आ जाने से कोशिका के बारे में जो अध्ययन था उसमें काफ़ी तेज़ी आई और कोशिका के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीज़ जानी। अब जो कोशिका होती है उसके बीच में एक केंद्रक होता है, एक गाढ़ी रचना होती है, केंद्रक पाया जाता है हर कोशिका में, जिसमें केंद्रक की एक झिल्ली रहती है। झिल्ली युक्त केंद्रक जिसमें होती है उसको हम यूकैरियोट बोलते हैं, उसको यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोला जाता है। और ऐसे जीवों को यूकैरियोट्स बोलते हैं जिसमें इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। और जिसमें ये झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता, जिसमें ये नहीं होता है, उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, जो मुख्य अंतर है, वो ये है कि प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता है और यूकैरियोट में केंद्रक होता है। तो ये नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कोशिका में आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जो कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है। तो नेचुरली जब उसमें प्रोकैरियोट्स नेचुरली जब उसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका मतलब वो थोड़े प्रिमिटिव किस्म के हैं, मतलब शुरू में जब जीवन का विकास हुआ उस समय के हैं। जैसे जैसे जीवन का विकास होता गया तो कोशिका भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती गई, उसमें नई नई चीज़ें और आती गई, तो केंद्रक का विकास हुआ। तो दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिकाएं जो है उसमें उस कोशिका के अंदर एक अर्ध तरल जैसा चीज़ उसमें मौजूद रहता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको जीव द्रव्य भी कहते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ रहता है, भरा हुआ रहता है, उसको हम जीव द्रव्य, या कोशिका में है तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको बोला जाता है कि जीव द्रव्य जीवन का आधार है। जीवन का आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर जीवन काल में जो भी क्रियाएं होती है, कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वो मुख्यतः इस जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। तो इसलिए इसको बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में हम देखते हैं कि कोशिका की जो क्रियाएं हैं उसके लिए कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल है। मतलब पादप हो या जंतु हो, दोनों में कोशिका में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उसमें रिएक्शंस होते हैं, वो मोस्टली कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कोशिका की, ये जीवित अवस्था में ये सब इसी में संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती हैं जिसको कि हम कोशिकांग कहते हैं। तो जब हम यूकैरियोट कोशिकाओं को देखते हैं तो उसमें कई झिल्ली युक्त अन्य रचनाएं पाई जाती है जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, जिसके अलग अलग काम हैं। जो कि प्रोकैरियोट की कोशिकाएं, चूँकि वो उतनी विकसित नहीं हैं तो उसमें वो उतनी नहीं पाई जाती हैं। तो यूकैरियोट कोशिका जो है ज़्यादा विकसित है और प्रोकैरियोट उतनी विकसित नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि प्रोकैरियोट्स की कोशिकाओं में भी अपना जीवन वो बखूबी चलाने में सक्षम है और बहुत सक्सेसफुल है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इन द सेंस, हम जीवित चीज़ को सक्सेसफुल हम उसको बोलेंगे कि जो धरती पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं और जिनका जीवन जो है बहुत
आसानी से वो कर लेते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, नई पीढ़ी पैदा कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया इसमें बहुत आगे हैं, तो इसलिए वो प्रोकैरियोट है, पर फिर भी उनने अपने हिसाब से कुछ उसमें सिस्टम्स डेवलप किए हैं जिससे वो अपना जीवन काल सफल रूप से चलाते हैं। तो जो कोशिकांग मिलते हैं जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का या गोल्गी बॉडी, तो लाइसोसोम या लायन काय, इस तरह की कुछ कोशिकांग होते हैं जो यूकैरियोट कोशिकाओं में मिलते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। ये एक कंपैरिजन है, एक जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो बाएं में हम देख रहे हैं लेफ़्ट में, ये एक प्रोकैरियोट की कोशिका है, ये एक प्रोकैरियोट कोशिका है, और ये जो राइट में हम देख रहे हैं ये एक यूकैरियोट की कोशिका है। तो जिसमें समान क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो है ये प्रोकैरियोट में मिलती है और यूकैरियोट में भी मिलती है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम बोलते हैं ये यूकैरियोट में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिसको हम कहते हैं, हरित लवक जो है ये यहाँ मिलती है यूकैरियोट में, यहाँ नहीं मिलती है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो यहाँ मिलती है, यहाँ नहीं मिलते। यहाँ हम अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें मोटे मोटे तौर पर तो ही हम देख सकते हैं इसमें कई तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ मिल रही हैं, जबकि ये जो है इसका सेल का अंदर का जो हिस्सा है, जो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य वाला पोर्शन जो है वो मोर और लेस खाली है, इसमें इतनी सारी संरचनाएं नहीं हैं, इसमें कई सारी संरचनाएं मिलती है। तो ये ज़्यादा विकसित फॉर्म है, ये उतना विकसित नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो है सेल वॉल। इसके कोशिका जो है, कोशिका के चारों तरफ एक कोशिका झिल्ली तो रहती ही है, उसके साथ में एक और सेल वॉल रहता है जो कि इसको एक अलग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, इसको बचाव करता है दूसरी चीज़ों से। तो कुछ प्रोकैरियोट में एक कैप्सूल भी पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ इस तरह की ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसा कि एक फ्लैजेला जो बड़ा वाला है उसको फ्लैजेला बोलते हैं, छोटे वाले को सिलिया बोलते हैं। तो ये फ्लैजेला या सिलिया इनका काम है, इनको मूवमेंट करने में मदद करती है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे हैं, जो खुले आँख से नहीं दिखते, एक कोशिका के जीव हैं जैसा कि बैक्टीरिया है। तो ये साधारणतः जलीय वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ पर इनका मूवमेंट के लिए, या शरीर के अंदर जब ये इन्फेक्शन करते हैं तो कोशिका के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ भी इनको मूवमेंट के लिए ये फ्लैजेला इनको मदद करता है। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में हम जब देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कोशिका झिल्ली से गिरी होती है, लेकिन ये सारे प्रोकैरियोट्स में मिलती है, लेकिन केवल माइकोप्लाज्मा में ये नहीं मिलता। माइकोप्लाज्मा क्या है हम ये अगले स्लाइड में देखेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं होती है इसमें सब में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली के बाहर रहती है, और ये केवल माइकोप्लाज्मा में ये नहीं होता है। इसके साइटोप्लाज्म जो है, यानी कि इसका जो कोशिका द्रव्य है वो तरल मैट्रिक्स के रूप में रहता है, और इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक नहीं पाया जाता है तो क्या होता है, तो इसमें एक सिर्फ डीएनए का अणु रहता है, डीएनए मॉलिक्यूल रहता है। वो साधारणतः सर्कुलर फॉर्म में रहता है, गोलाकार फॉर्म में रहता है। तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल रहता है, चूँकि उसके साथ और कोई प्रोटीन वगैरह या और कुछ जुड़ी नहीं होती है, तो उसको हम नेकेड डीएनए भी बोलते हैं। तो एक नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है इसके जीव द्रव्य के अंदर, और कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली मिलती है। तो आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से इसलिए इसको नग्न शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मुख्य रूप से नग्न रहती है, क्योंकि इस पर कोई प्रोटीन का परत या प्रोटीन के साथ मिल के ये नहीं रहता है। और केंद्रक झिल्ली भी इसमें नहीं पाई जाती। जब केंद्रक नहीं होता तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। और इसके अंतर्गत जीवाणु में कुछ जो इसका जो डीएनए है, या जो सर्कुलर फॉर्म का डीएनए है, उसके अलावा कभी कभी एक छोटा सर्कुलर डीएनए और मिलता है जिसको हम प्लास्मिड कहते हैं। तो ये एक और जीनोमिक डीएनए मिलता है जिसको हम प्लास्मिड कहते हैं। इस प्लास्मिड का काम क्या है, ये प्लास्मिड जो है उसका प्रोकैरियोट कोशिका में खास करके बैक्टीरिया के अंदर जब देखेंगे तो इसका मुख्य क्रोमोसोम जो सर्कुलर रहता है, या जो डीएनए सर्कुलर रहता है, उसके अलावा एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल और रहता है जिसको प्लास्मिड बोलते हैं। ये वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर है कि जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया जाता है। तो जब दो बैक्टीरिया की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो कुछ गुण एक में है, दूसरे में कुछ और गुण है,
तो ये प्लास्मिड जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है तो इस गुणों को कैरी करता है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में भी इस प्लास्मिड का बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि इस प्लास्मिड को यूज़ करके जीनों को कोशिका के अंदर डाला जाता है। तो इसलिए प्लास्मिड एक इम्पॉर्टेंट है जो वेक्टर के तौर पे काम करता है। ये एक कंपैरिजन है जो अभी तक मैं कहता आया, उसका एक कंपैरिजन है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे इसका अगर कोशिका की बात करें तो ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, तो प्रोकैरियोट मतलब एक सेल का ही होगा, एक कोशिकीय जीव ही होगा। लेकिन यूकैरियोट में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरह के जीव आते हैं। इनका जो आकार है वो 0.2 माइक्रोमीटर या माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोमीटर या माइक्रोन तक होता है। ये इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू एम पढ़ सकते हैं, म्यू एम या माइक्रोमीटर या माइक्रोन एक ही चीज़ है। ये क्या होता है इसका अगले स्लाइड में हम देखेंगे। जबकि इनका आकार जो है थोड़ा बड़ा होता है, ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति जिसको हम बोलते हैं, ये यूजुअली प्रोकैरियोट में रहता है और यूकैरियोट में ये जंतु कोशिका में नहीं मिलता है और पादप कोशिका में मिलता है। न्यूक्लियस या केंद्रक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं रहता है प्रोकैरियोट में, जबकि इसमें रहता है। राइबोसोम जो है छोटे कण होते हैं जिन पर कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन जहाँ पर बनता है वो यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। पर इनका आकार, चूँकि प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल्स हैं, थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं इसके कंपैरिजन में, तो नेचुरली पहले के बने हुए हैं, तो उसमें जो राइबोसोम है इनका आकार छोटा है, तो इसमें जो भी चीज़ होगी वो थोड़ी छोटी होगी। तो राइबोसोम जो है वो छोटे होते हैं, इसमें कंपैरेटिवली दोनों के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। इनका जो डीएनए होता है या डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए का अणु होता है वो इसमें सर्कुलर होता है, सिर्फ एक सर्कल जैसा होता है, और इसमें जो है वो रेखीय होता है, धागे जैसा होता है, लंबा धागे की तरह होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जहाँ पर कि ऊर्जा बनती है सेल की, वो इसमें नहीं होता है। तो इसमें अगर नहीं होता है तो ऊर्जा कैसे बनेगी? इसके कोशिका में ही जो रिएक्शंस होते हैं उससे बनती है, यहाँ इसमें रहता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको बोलते हैं, ये इसमें नहीं होता है और यूकैरियोट में ये होता है। राइबोसोम जैसे कि हम देखें, ये पहले ये छोटा होता है, वो बड़ा होता है। तो ये मेनली इसमें ये जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है वो है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो है, जो प्रोकैरियोट्स की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोई स्टेज नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो कई स्टेज से होकर गुजरता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो फेज से होकर गुजरता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सेल की वृद्धि होती है, वो फिर टुकड़े होकर 2 सेल में बन जाता है, फिर उस सेल बढ़ता है, फिर 2 टुकड़े में हो जाता है। तो ये इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। फिशन मतलब टूट के अलग हो जाना, बाई मीन्स 2, 2 टुकड़े में टूट के वो अलग हो जाता है, बड़ा होता है, फिर 2 सेल बन जाते हैं, ऐसा चलता है। इसको एमाइटोसिस एक टर्म है, वो भी यूज़ करते हैं। एमाइटोसिस जिस टर्म को हम बोलते हैं ये माइटोसिस टर्म भी इसके लिए यूज़ करते हैं, बाइनरी फिशन को, क्योंकि इसमें माइटोसिस नहीं होता, तो माइटोसिस टर्म भी यूज़ करते हैं इसके लिए। और इसमें जो है हम देखते हैं यूकैरियोट में ये माइटोसिस के द्वारा ही होता है। और जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली होता है, मतलब इसमें कोई अलग अंग नहीं पाए जाते हैं या अलग तरह का कोई सिस्टम नहीं होता जिससे जो कि प्रजनन में भाग लेते हैं। जबकि इसमें एक डेवलप्ड सिस्टम आमतौर पर होता है, और जो इनिशियल जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें एसेक्सुअली होता है। लेकिन जितने भी बड़े जीव है, बड़े प्राणी हैं जो डेवलप्ड हैं, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि उसमें अलग तरह की कोशिकाएं होती है, अलग तरह का सिस्टम होता है जो कि प्रजनन में भाग लेता है। तो इसका उदाहरण जैसे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया है, और इसका उदाहरण प्लांट एंड एनिमल सेल है। तो ये जो इतने हम डिफरेंसेस देख रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि एक तो है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जीवित जो भी चीज़ें हैं उसमें आप पढ़े होंगे कि जीवितों के जो लक्षण होते हैं कि इसमें गति होती है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें उपापचय होता है, पाचन होता है, एसिमिलेशन होता है, शोषण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सजीव को निर्जीव से अलग करती है। तो इसलिए वायरस को जो है वो बीच में रखा जाता है। वायरस जो है सजीव निर्जीव की बीच की कड़ी में रखा जाता है, क्योंकि वायरस में एक ही लक्षण सजीव का पाया जाता है,
वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कैसे होता है, इसमें कोई ऐसा अलग से मेथड नहीं है, सिर्फ सेल बड़ा होता है, टुकड़ा हो जाता है, और बाकी जो है कोशिकांग इसमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये एक कॉम्पेरेटिव स्टडी है दोनों के बारे में। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका का जो सिद्धांत है। तो कोशिका का जो सिद्धांत है, इसको संयुक्त रूप से स्लाइडेन और श्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। ये जो है जंतु वैज्ञानिक थे, एक पादप वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक्चुअली दोनों ने अलग अलग अध्ययन करते हुए दिया था, पर दोनों ने एक ही चीज़ दिया था, तो मिला के एक सेल थ्योरी दिया गया। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जब कोशिका नई कोशिका बनती है, वो नई कोशिका कैसे बनती है, उसको सबसे पहले विर्चोव ने बताया। रुडोल्फ विर्चोव जो है, इन्होंने सबसे पहले ये स्पष्ट किया कि कोशिका जो है वो विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया है। सेल थ्योरी के अंदर इसको डाला गया है कि जो भी कोशिका होती है, उस कोशिका में विभाजन होता है, अगर जीवित है तो उसमें विभाजन होता है, और उसका निर्माण जो है पहले की कोशिकाओं से ही होता है। तो जो मॉडर्न वर्जन है सेल थ्योरी का, जो सेल थ्योरी का नया वर्जन है, वो ये बोलता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी या जंतु या जो भी हैं, वो एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रोब्स हो, जो भी हो, वो सारे के सारे जो है वो सेल से बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। और जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि उपापचय की प्रक्रिया, मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ बन रहा है या किसी चीज़ का पाचन के द्वारा उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो सेल के अंदर होती है। और सेल्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम अदर सेल्स। एक जब कोई कोशिका बन रही है तो वो तभी बनेगी जब पहले से कोई कोशिका हो, अपने आप पैदा नहीं हो जाएगी, है ना। तो दूसरी कोशिका के से ही वो नई कोशिका बनेगी। और नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। एक, अगर आपको याद होगा, एक थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी पहले दी गई थी जब विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था। तो वहाँ बोलते थे कि अपने आप ही जीवित वस्तु जो है वो नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्पॉन्टेनियसली कोई भी नहीं होता है। और स्मॉलेस्ट क्लियरली डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जो जीवन का सबसे छोटा यूनिट है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जो कि क्लियरली डिफाइंड है, मतलब जिसमें सब चीज़ स्पष्ट रूप से जिसके बारे में जानकारी अवेलेबल है, वो है सेल। तो यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल को जो है यूनिट ऑफ लाइफ किया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं सेल थ्योरी में, जिसमें इसको मैंने 2 चीज़ को हाईलाइट किया है कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, यानी कि जो भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, उपापचय की प्रतिक्रियाएं जो है वो सेल के अंदर होती है, और सेल जो है वो पुराने सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। जैसे जो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो जेनसन एंड जेनसन, इन्होंने उसका आविष्कार किया था। और नल एंड रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था और सेल का टर्म इन्होंने दिया था। और एंटोन वैन लीएवहोक, जैसा हम देखें एंटोन वैन लीएवहोक, जिन्होंने पहला लिविंग फ्री सेल को इन्होंने सबसे पहले इन्होंने देखा था। रॉबर्ट बाउन, जिन्होंने कि न्यूक्लियस या केंद्रक का आविष्कार किया था और इसका नामकरण किया था। नगेली और क्रेमर, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का नामकरण किया था। और जो स्लाइडेन एंड श्वान, जो हम पिछले स्लाइड में देखे, इन्होंने जो है सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन का बारे में बताया था। सेल थ्योरी का क्रेडिट इनको दिया जाता है। हालांकि पहले भी लोगों ने बहुत सारी डिस्कवरियां की थी, पर इन्होंने थोड़ा सा उसको व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले बताया कि कोशिका में क्या होता है, उसमें विभाजन क्या होता है। तो इसको इन्होंने बताया, तो इनको ही इसका श्रेय दिया जाता है कि सेल थ्योरी जो है इन स्लाइडेन एंड श्वान ने दिया था। नगेली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दिखाया कि प्लांट सेल जो है, जो पादप कोशिकाएं हैं, वो डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होती हैं। मतलब जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले से जो मौजूद कोशिकाएं हैं, उनके डिवीज़न से, यानी कि उनका जब विभाजन होता है, उससे ही नए सेल जो है वो पैदा होते हैं। पर इसको कन्फर्म किया रुडोल्फ विर्चोव ने, जो हम पहले स्लाइड में देखे थे, इन्होंने इसको कन्फर्म किया।
तो कई बार क्या होता है कि कोई वैज्ञानिक कोई चीज़ को देता है पर उसका और बाद में और लोगों को सेम रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो आइडिया धीरे धीरे खारिज हो जाता है। लेकिन इन्होंने इसको कंफर्म किया, तो इससे ये स्टैब्लिश हो गया, ये स्थापित हो गया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। इस तरह से पोर्किंजे एक साइंटिस्ट है, ये कभी कभी पूछता है कि इन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जो है उस टर्म को किसने दिया था, तो पोर्किंजे ने दिया था। और सेल डिवीज़न के बारे में जो है स्ट्रासबर्गर ने बताया था। तो ये कुछ साइंटिस्ट्स के नाम हैं। इसको छोड़ दीजिए, आगे इसको आगे कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर एक टेबल है जिसको हम देखेंगे, जिसमें एक मैंने कंपैरिजन दिया है कि 1 मीटर जो है, मीटर को से जो है उससे जो हम कोशिकाओं का जब अध्ययन करते हैं, तो चूँकि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं तो उनका जो मेज़रमेंट मीटर में नहीं हो सकता, उनको हम मीटर में नहीं माप सकते। तो उनके लिए दूसरी इकाइयां हैं जिसका इजाद किया गया है, जिससे कि मापा जाता है। जैसे एक है माइक्रोन या माइक्रोमीटर, जिसको म्यू बोलते हैं। ये 1 मीटर का 10⁶ है, यानी कि 1 मीटर का अगर 10 के ऊपर 6 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अगर 1 मीटर का हम 10 लाख हिस्सा करते हैं तो उसका एक हिस्सा जो है 1 माइक्रोमीटर होता है। तो जो सेल के अंदर जो कोशिकाएं या कोशिकांग जो भी होती हैं उनको मोस्टली माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। नैनोमीटर और छोटा हिस्सा है, जब 10⁻⁹ यानी कि उसका और हम 6 के बजाय और 3 जीरो बढ़ा दें, तो जब हम इतना हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा जो है 1 नैनोमीटर होगा। और एंगस्ट्रॉम मतलब जब हम 1 जीरो और बढ़ा दें तो 1 मीटर का अगर हम इतना हिस्सा करेंगे तो उसका एक हिस्सा जो है 1 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनका मेज़रमेंट में यूज़ होता है जब कोशिका का हम अध्ययन करते हैं। जैसे मोस्टली सेल का आकार वगैरह जो है वो माइक्रोमीटर से बताया जाता है, तो माइक्रोमीटर जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब डीएनए का अध्ययन करते हैं तो उसमें एंगस्ट्रॉम का यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जैसे छोटा सा ये है जिसमें बताया कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा की जो साइज़ है वो 0.3 माइक्रोमीटर है, मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी वो छोटा है। इसको माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा ये एक ही चीज़ है। बैक्टीरिया का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर ये साधारणतः होता है। सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, और शरीर में पाया जाने वाला सबसे लंबा सेल जो है वो नर्व सेल होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो है ये सबसे छोटा है। ये पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि ये सबसे पहले इसका जब देखा गया था जब इसको, तो कुछ लोगों में इन्फेक्शन हो रहा था, निमोनिया जैसा इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं था, क्योंकि बैक्टीरिया का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे बैक्टीरिया को सेल से निकालते हैं या इन्फेक्टेड जगह से उसको निकाल के स्टडी करते हैं लेबोरेटरी में, उसमें से ये आ नहीं रहा था। इन्फेक्शन था लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म लोगों को दिख नहीं रहा था। तो बाद में जब और लोगों ने उसका अध्ययन किया तो पता चला जो इन्फेक्शन कर रहा है ये और भी छोटा है, बैक्टीरिया से भी ये छोटा है। इसलिए यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है कि फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, मतलब ऐसा फिल्टर मतलब छलनी, जिससे जैसे हम चाय या दूध छानते हैं तो जो बड़े है वो जो ऊपर रह जाएगा और लिक्विड नीचे चला जाता है। तो ऐसे ही जब बैक्टीरिया लेबोरेटरी में काम किया जाता है तो उनके पास फ़िल्टर होते हैं जिसमें अगर कोई घोल है जिसमें बैक्टीरिया है उसको डालेंगे तो छलनी में रह जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा। पर वैसा फ़िल्टर से भी ये पार हो जा रहा था। तो इसका मतलब ये था कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा था। तो ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, डीएनए आरएनए ये सब इसमें होता है। इसमें जो बैक्टीरिया से अलग है वो ये है कि ये उससे साइज़ में और छोटा है और इसके अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटी सेल जो है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो वो उसका आंसर है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में और इसमें, वो ये है कि इट लैक्स सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है जो कि बैक्टीरिया में होता है। और इसमें जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, ये ट्रिपल लेयर की होती है। नॉर्मली कोशिका झिल्ली जो है वो 2 लेयर की होती है, इसमें ट्रिपल लेयर की होती है। तो इसमें ये 2 चीज़ जो है ये अंतर है बैक्टीरिया से या दूसरे कोशिकाओं से। तो ये
जो है स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एक स्ट्रक्चर है जो मैंने दिया है इसको दिखाने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 ये इसमें 1 2 3 3 लेयर की कोशिका झिल्ली इसमें होती है, और बाकी ये जो है इसका डीएनए का मॉलिक्यूल है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा इसमें कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का काम, जैसा कि हम पहले देखे थे, कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के बनाने में मदद करता है, तो इनका काम प्रोटीन का बनाना है। तो ये एक सिंपल जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे छोटा जो जीवित कोशिका जो है उसमें सबसे छोटा ये होता है। तो सेल का जब हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो ये हम जैसे पहले देखें हैं कि सेल को जो है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसमें जो है कि सेल का अध्ययन, जो जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें सेल के बारे में पढ़ा जाता है, सेल की ब्रांच जो है जिसमें स्टडी किया जाता है, उसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं, या सेलुलर बायोलॉजी बोलते हैं, या साइटोलॉजी बोलते हैं। तो सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी, ये सब सेल का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसके ये सब नाम हैं। एक अगर हम जंतु कोशिका को देखें, मोटे मोटे तौर पर जंतु कोशिका में क्या होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे जो बाहर है ये इसकी कोशिका झिल्ली है, या जिसको सेल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन बताया गया है। इसके अंदर बीच में एक केंद्रक होता है, जिस केंद्रक जो कि यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो केंद्रक में भी एक केंद्रक की झिल्ली होती है, और जिसके अंदर एक गाढ़ा सा स्ट्रक्चर मिलता है, डार्क स्ट्रक्चर, जिसको कि न्यूक्लियोलस या केंद्रिका बोलते हैं। और इसके अंदर भी एक द्रव भरा रहता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। द्रव वही है जो कोशिका में है, वो कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। जो जब हम इसके जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं तो इसमें बहुत तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे गोल्गी का है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मिलते हैं। ये सारे झिल्लीदार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। तो इसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं कि एक तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इसका एक एनवेलप होता है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, एक झिल्ली होती है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है और केंद्रक झिल्ली है, इन दोनों की संरचना सेम होती है। चूँकि ये केंद्रक को घेरे हुए है तो इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, कोशिका को घेरे हुए है तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसमें कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स, जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और इसके अंदर इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो केंद्रक का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो ये इसके अंदर पाया जाता है। और बाकी ये जो पाए जाते हैं गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सब जो को हम कोशिकांग कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये एक पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका जो हम पिछला देखे, और इसमें जो मुख्य अंतर है कि इसमें एक कोशिका झिल्ली के साथ साथ एक कोशिका भित्ति मिलती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो ये पादप कोशिकाओं में एक एक्स्ट्रा चीज़ है। और इसके अलावा इसमें एक बड़ी सी स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम वैक्यूल या रिक्तिका बोलते हैं। ये रिक्तिका जो है, ये जो प्लांट सेल पुराने हो जाते हैं, जो प्लांट पौधे की जो कोशिकाएं जो पुरानी हो जाती हैं, उसमें ये काफ़ी बड़ी पाई जाती हैं। जो नई कोशिकाएं या जहाँ पे विभाजन हो रहा है, जैसे कि जड़ के अग्रभाग में या पत्ती के अग्रभाग में या तने के अग्रभाग में, जहाँ पर सेल का डिवीज़न हो रहा है, कंटिन्यूअस डिवीज़न हो रहा है, वहाँ उस वैसे सेल में ये रिक्तिकाएँ छोटी मिलती हैं। जब पुरानी हो जाती है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं, तो ये रिक्तिका उसमें रहती है। और इसके अलावा इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, और गोल्गी बॉडी है, गोल्गी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और क्या मिलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट है या हरित लवक है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं मिलती। तो जंतु और पादप में जो मुख्य जो अंतर है वो ये है कि एक तो इसमें कोशिका भित्ति का मिलना, और दूसरा है इसमें हरित लवक का मिलना, और तीसरा जो है जो रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स होती हैं जो कि नई कोशिकाओं में नहीं होती, पुरानी कोशिकाओं में ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। जब हम इसके सेल वॉल का अध्ययन करते हैं, ये कोशिका जो भित्ति है, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये कोशिका झिल्ली के बाहर रहती है। मतलब कोशिका झिल्ली से घिरी हुई है, उसके बाहर जो है
सेल में वॉल होगा या कोशिका भित्ति होगी। और इसमें मेनली क्या होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। तो अगर आपको ऐसा पूछता है कि कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी हुई है और उसमें सेलुलोज का ऑप्शन है तो आप सेलुलोज मार सकते हैं। अगर सेलुलोज हेमी सेलुलोज दोनों बोला है तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं। फंगस या कवक जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। उसमें सेलुलोज हेमी सेलुलोज का नहीं होता, उसमें वो काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोट है, इसमें भी एक सेल वॉल होता है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। जहाँ पे पेप्टिडो या पेप ऐसा वर्ड आता है इसका मतलब है प्रोटीन, और ग्लाइकॉन आता है इसका मतलब ये शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है, मतलब शर्करा और प्रोटीन का मिला हुआ है। और बहुत केसेस में देखा जाता है कि जब पौधे पुराने हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, तो उसमें ये जो कोशिका भित्ति है इसके अंदर और जो है कुछ और केमिकल्स जमा होने लगते हैं, जैसे कि लिग्निन, सुबेरिन, ये केमिकल्स जमा होने लगते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं, ये प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य जो है वहीं पर कोशिका द्रव्य में ही ये बनते हैं और ये जमा होने लगते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर एक दूसरी भित्ति और बन जाती है जिसको कि सेकेंडरी वॉल बोलते हैं या सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल उन्हीं कोशिकाओं में मिलेगा, पादप कोशिकाओं में, जो पुरानी हो गई हैं, जैसे कि लकड़ी या काष्ठ जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो है इनके जमा हो जाने से ये हार्ड या रिजिड होते हैं, इसलिए वो लकड़ी जो है वो कड़ा होता है। तो जो लकड़ी हो गई है, सूख गई है, वहाँ पे मेनली इस तरह की चीज़ें जमा हो गई है। जो सेल ग्रोथ हो रहा है, जहाँ पे सेल की वृद्धि हो रही है, नेचुरली ये कड़ा होता है, सख्त होता है। तो अगर जो कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, विभाजन हो रहा है, उसमें अगर ये बन जाएगा तो सेल का विभाजन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको रोक देगा। तो ये हमेशा पुरानी कोशिकाओं में मिलेगी, नई कोशिकाओं में ये दूसरी सेकेंडरी वॉल नहीं मिलती है। तो जैसा कि हम उसमें देखें कि प्राइमरी सेल वॉल जो है सेलुलोज हेमिसेलुलोज का बना होता है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये लिग्निन सुबेरिन का होता है। ये जो है ये रिजिड होते हैं, यानी कि ये सख्त होता है और ये वाटरप्रूफ होता है नॉर्मली। और ये जो है सेकेंडरी सेल वॉल को, इसकी वजह से जो सेकेंडरी वॉल है तो जो होती है वो स्टिफ या रिजिड टाइप की हो जाती है। वुड यानी कि लकड़ी और बार्क यानी कि पेड़ का छाला, इसके सेल्स में ये सेकेंडरी वॉल मिलता है जो कि शुरू में नहीं मिलता। इसके अलावा जब हम देखेंगे कि जो कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जो लगी हुई हैं, तो दो कोशिकाओं के बीच में एक और चीज़ मिलती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला या मध्य पट्टालिका। ये मिडिल लैमेला ये भी सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा, दो सेल के बीच में मिलेगा, दो कोशिकाओं के बीच में मिलेगा। दे आर रिच इन पेक्टीन्स। तो मिडिल लैमेला या मध्य पट्टालिका को अगर आप पूछता है कि ये किस चीज़ का बना होता है, तो वो पेक्टिन का बना होता है, जो कि मैग्नीशियम या कैल्शियम पेक्टेट का होता है। पेक्टेट या पेक्टिन ये दोनों समानार्थक शब्द है। पेक्टिन जो है वो, जैसे अगर आप रसायन में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे जो सॉल्ट बनता है क्लोराइड, तो उसी तरह से पेक्टिन से पेक्टेट ऐसा होता है। तो जो पादप कोशिका में जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, वो दो हो सकती है। जो नई कोशिकाएं हैं, विभाजन हो रही है, उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है या प्राथमिक कोशिका भित्ति होगी। जो पुराने कोशिकाएं हो गई हैं जिनमें अब वृद्धि वगैरह नहीं हो रही है, उसमें लिग्निन सुबेरिन जमा होकर के एक सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा। और दो पादप कोशिकाओं के बीच में एक मिडिल लैमेला होती है जो कि पेक्टिन की बनी होती है। तो मिडिल लैमेला या मध्य पट्टालिका पेक्टिन का होगा और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का होगा, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो उसमें सुबेरिन और लिग्निन वगैरह जमा होकर बनते हैं। जब हम सेल वॉल से भीतर आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, कोशिका झिल्ली मिलेगी जो कोशिका को घेरे हुए है। तो ये एक पतली फ्लेक्सिबल लेयर होती है। फ्लेक्सिबल मीन्स ये सख्त नहीं होगी, इसका साइज़ जो है, इसमें प्रेशर पड़ने से इसका आकार में परिवर्तन हो सकता है। ये कोशिका के चारों तरफ होती है और हर लिविंग कोशिका में ये पाया जाता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये टर्म को यूज़ किया जाता है। ये मेम्ब्रेन में क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो बोलते हैं कि एक थिन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। मतलब वसा का एक दोहरी सतह होती है जो इसमें साथ में फॉस्फेट जुड़ा होता है,
और इसमें जो वसा होती है वो उसकी 2 लेयर क्या होती है। जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि 2 लेयर, क्योंकि वसा का जो है एक सिरा जो है वो वाटर लविंग होता है जिसको हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं, और दूसरा सिरा जो है हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से दूर भागने वाला, इसलिए दोहरे लेयर की होती है। और इस सेल वॉल के बारे में जब अध्ययन किया गया तो इसके लिए 3 मॉडल इसका प्रपोज किया गया था। जो पहला मॉडल था वो था सैंडविच मॉडल। जो पहला मॉडल दिया गया था वो था सैंडविच मॉडल, जिसको डैनियलियन एंड डेवसन ने दिया था। इन्होंने ऐसा दिया था कि वसा है और उसके बीच में, जैसा हम सैंडविच खाते हैं कि ब्रेड है उसके बीच में कुछ डाल देते हैं, तो इसको बताया गया था कि वसा की 2 लेयर है, उसके बीच में प्रोटीन है, तो इस सैंडविच जैसा है। पर बाद में देखा गया कि ये सही नहीं है। इसके अलावा एक और दूसरा मॉडल दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, पर जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल जो है ये एक्सेप्टेड मॉडल है, इसी को माना जाता है कि क्या होता है। तो ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये क्या है। तो ये जो है ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें आपको जो ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, क्योंकि ये अक्सर सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो इसकी उसमें प्रोटीन रहता है, उसमें वसा रहता है, उसमें फैट रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो इसको हम देखेंगे तो जो 2 लेयर की हम बात कर रहे थे, फैट का 2 लेयर की, वो ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ये एक लेयर है, ये ऐसा चल रहा है, और इसके ऊपर से दूसरा लेयर ऐसा चल रहा है। इसमें वसा के बहुत सारे अणु होते हैं। ये वसा का एक अणु है, ये वाला जो देखेंगे ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। ये नीचे वाले का टेल है और इसका हेड है। तो ये हेड और टेल जो है, दोनों टेल एक तरफ हैं एक साथ में। तो जो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, जो बाहरी वातावरण से जो संपर्क में आ रहा है, वो या तो ये वाला हिस्सा है, और जो सेल के अंदर के संपर्क में आ रहा है वो ये वाला हिस्सा है। ये जो हिस्सा है, ये टेल जो है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से दूर भागने वाला। तो ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ये पानी के संपर्क में नहीं आता है। ये वाला हिस्सा संपर्क में आता है और ये वाला हिस्सा संपर्क में आता है। इसको बाई लेयर इसलिए बोलते हैं कि एक लेयर 2 लेयर है। तो ये जो वसा होता है या लिपिड होता है, ये फॉस्फोलिपिड होता है कि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोला गया है। इसके साथ में इसमें क्या पाया जाता है, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि प्रोटीन के अणु हैं। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि आर पार हैं, यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, मतलब ये बाहर की तरफ भी है और इसका एक सिरा अंदर कोशिका के अंदर की तरफ है, और कुछ जो है वो सिर्फ यहीं दिख रहा है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है। तो ऐसे जो प्रोटीन होते हैं जो कि अंदर अंदर हैं, इसको हम आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं, और इसको बाहरी प्रोटीन बोलते हैं। तो इसलिए इसको इंग्लिश में बोला गया इंटीग्रल प्रोटीन, या अंदर रहने वाला, और इसको पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सिर्फ बाहर की तरफ रहता है। तो ये पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल है, ये सब पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल मतलब उसका एक हिस्सा है। तो ये सेल वॉल का हिस्सा है, तो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो बोलेंगे किससे बना होता है, तो बेसिकली ये एक फॉस्फोलिपिड या लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। मेन जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो है लिपिड और प्रोटीन, जिसमें लिपिड ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। इसके अलावा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड लिखा गया है, या कोलेस्ट्रॉल है, ये भी एक वसा, एक तरह का वसा है। कार्बोहाइड्रेट लिखा गया है, ग्लाइकोप्रोटीन लिखा गया है। तो प्रोटीन और वसा के अलावा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो अगर 3 ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रोटीन भी है, लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, तो उसको लेना ठीक है। और अगर सिर्फ प्रोटीन लिपिड की बात करता है तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो प्रोटीन लिपिड को ही हम बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इसका बना होता है। ये जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग या कोशिका के ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, उसमें जो झिल्ली वाले हैं वो सब में स्ट्रक्चर यही होता है। वो चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली हो, सब में यही स्ट्रक्चर रहता है। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन में एक और ख़ास बात है वो ये कि ये तो कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो कोशिका के अंदर या बाहर जो अणु हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो कोशिका के अंदर बन रहे हैं या जो बाहर से अंदर जा रहे हैं, वो कैसे आर पार आते जाते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको चैनल प्रोटीन्स बोला गया है, जिसके माध्यम से वो यहाँ से यहाँ आर पार जा सकता है। जो छोटे अणु हैं, वो छोटे परमाणु होते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो नहीं जा सकते। तो उसके लिए ये प्रोटीन जो है एक चैनल की तरह काम करता है, इससे ये आर पार हो सकता है। इसके अलावा ये जो झिल्ली होती है, इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल।
परमिएबिलिटी का मतलब है किस चीज़ को आने जाने देना, मतलब परमिट करना कि वो बाहर से अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है। ये परमिएबल है, लेकिन कैसा परमिएबल है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि ये तय करता है, ये सिलेक्ट करता है कि किसको ये अंदर से बाहर जाने देगा, किसको बाहर से अंदर आने देगा। तो इसमें मेम्ब्रेन के बारे में आप कई जगह पढ़े होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है, और परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली है, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये तय करता है कि किसको अंदर जाने देगा, किसको बाहर आने देगा।